सरदार रणदीप तनेजा बरेली के सुभाष नगर मोहल्ले में रहता था। रणदीप कॉलेज की पढ़ाई लिखाई छोड़कर शराब पीने में लगा रहता। रणदीप की इन आदतों की वजह से उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। आज एक लड़की के पिता रणदीप के घर आए, लेकिन उन्होंने भी रणदीप को रिजेक्ट कर दिया। मैंने मोहल्ले के लोगों से आपके बेटे के बारे में पता किया। एक नंबर का आवारा है आपका बेटा, इसीलिए मैं उससे अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगा। अजी मेरी बात तो सुनिए। लड़की के पिता ने रणदीप के पिता जगदीप की एक नहीं सुनी और वो घर से चला गया। कुछ देर बाद जब रणदीप घर लौटा तो जगदीश फट पड़ा। तूने मेरा नाम मिट्टी में मिला दिया है रणदीप। तू इतना बदनाम हो चुका है कि कोई भी अपनी लड़की की शादी तुझसे करने को तैयार नहीं। ना तो तेरी माँ है और ना ही बहन। तेरी शादी के बहाने एक लड़की घर में आती तो हमारे इस वीराने घर में कुछ खुशियाँ आती। तू आज से मेरे साथ काम पर चलेगा। जगदीप ट्रक का ड्राइवर था। जगदीप रणदीप को अपने साथ ले गया। पापा रात के 12 बज रहे हैं, अब ट्रक कहीं खड़ा कर दीजिए, हमें सो जाना चाहिए। चुप करो ए, दिन में सड़क पर ट्रैफिक ज्यादा होता है, इसीलिए बड़े वाहन रात में ही चलते हैं। चुपचाप जागते रहे। मुझे बहुत तेज सुसु आ रही है पापा, अगर आपने ट्रक नहीं रोका ना तो निकल जाएगी। जगदीप ने ट्रक रोका और रणदीप पेशाब करने के लिए ट्रक से बाहर आया। रणदीप ने देखा कि लाल रंग की साड़ी पहने एक लड़की रोड के किनारे पड़ी हुई है। पापा जल्दी बाहर आओ। क्या हुआ ओए? पापा वो देखो, कोई रोड पर पड़ा हुआ है। अरे रहने दे बेटे, क्या पता कहीं कोई चुड़ैल वुड़ैल हुई तो। तू पेशाब कर और हम यहाँ से निकलते हैं। एक बार देखना तो चाहिए ना कि वहाँ कौन है। तो मैं अकेला जा रहा हूँ, तू नहीं मानेगा ना। चल मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। दोनों ने पास जाकर देखा तो पता चला कि लड़की की सांस चल रही है। रणदीप ने पानी लाकर लड़की के चेहरे पर छिड़का, तब लड़की होश में आ गई। तुम कौन हो और यहाँ कैसे आई? मुझे पता नहीं मैं कौन हूँ और कहाँ से आई हूँ। सुन बेटे, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। इस लड़की को यहीं छोड़ देते हैं। पापा आप मेरी शादी के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं ना? इससे सुंदर लड़की और कहाँ मिलेगी? इसे अपने घर ले चलते हैं, मैं इससे शादी करूंगा। यही मेरी ड्रीम गर्ल है। लेकिन ये अपना नाम पता भी नहीं जानती। लगता है ये याददाश्त खो चुकी है। मैं इसका नाम रूपवती रखता हूँ। रणदीप और जगदीप रूपवती को अपने घर ले आए और रणदीप ने उससे शादी कर ली। मोहल्ले वाले भी ये देखकर हैरत में थे। अपनी सुहाग रात वाले दिन वो बहुत खुश होकर अपने कमरे में पहुंचा। रणदीप ने देखा कि कमरे में बिल्कुल अंधेरा है और रूपवती बेड पर मुंह ढके बैठी हुई है। क्या लाइट तुमने बंद की है? हाँ, मुझे अंधेरा पसंद है। रूपवती की आवाज सुनकर रणदीप को जोर का धक्का लगा। ये तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? रूपमती भयानक हंसी हंसते हुए अपनी शैतानी आवाज में कहती है। मेरी आवाज पहले खराब हो गई थी, अब ठीक हो गई है। रणदीप ने दरवाजे से बाहर जाना चाहा, लेकिन दरवाजा लॉक हो गया। कहाँ भाग रहे हो दूल्हे राजा? जरा पास आकर मेरा घूंघट तो हटाओ। मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही हूँ, कब से बेचैन बैठी हूँ मैं। रणदीप बहुत घबरा गया, लेकिन वो देखना चाहता था कि आखिर घूंघट में कौन बैठा है। डरते डरते वो बेड पर पहुंचा। रणदीप ने जब घूंघट उठाया तो उसके होश उड़ गए। घूंघट में एक भयानक शैतान बैठा हुआ था। सुबह को जब रणदीप का कमरा 11 बजे तक नहीं खुला तो जगदीप ने रणदीप को आवाज दी। रणदीप, रूपवती, दरवाजा खोलो। तुम दोनों कब तक सोते रहोगे? जब काफी देर तक अंदर से कोई आवाज नहीं आई तो जगदीप चिंतित हुआ और उसने आस पड़ोस के कुछ लोगों को बुलाकर दरवाजा तोड़ा।
अंदर बेड पर रणदीप की लाश मिली, जो कि बिल्कुल सफेद पड़ चुकी थी। रूपवती कमरे में कहीं नहीं मिली। पुलिस और डॉक्टर को बुलाया गया। ऐसा लगता है जैसे किसी ने रणदीप के शरीर का सारा खून चूस लिया है। इंस्पेक्टर साहब, जरूर मेरे बेटे को मेरी बहू ने मारा है। वो पता नहीं कहाँ गायब हो गई। चिंता मत करो, हम उसे ढूंढ निकालेंगे। बरेली के ही दूसरे मोहल्ले में जगदीप तनेजा की बहन सिमरन रहती है। सिमरन की पड़ोसन थी ममता। ममता बहुत गरीब थी। उसका बेटा चेतन फैक्ट्री में मजदूर के रूप में काम किया करता था। रमेश भैया, आप उस दिन एक लड़की के बारे में बता रहे थे, क्या कुछ बात आगे बढ़ी? हाँ, वो लड़की मेरे भाई के दोस्त की बेटी है। मैंने लड़की के पिता से बात की, लेकिन जब उन्हें पता लगा कि आपका बेटा मजदूर है और महीने में सिर्फ 8,000 कमाता है, तो उन्होंने मना कर दिया। घर लौटते समय ममता को जान पहचान की एक औरत मिली। सीमा, तुम अपनी भतीजी के बारे में बता रही थी, क्या वो मेरे बेटे से शादी करेगी? अगर तुम्हारा बेटा कम से कम 15,000 महीने का कमाता हो तो मैं जरूर सोचूंगी। एक दिन एक जवान भिखारिन ममता के दरवाजे पर आई। एक कटोरा आटा मिल जाए माताजी तो बहुत मेहरबानी होगी। ममता उस भिखारिन को देखकर दंग रह गई। उसने इतनी जवान और खूबसूरत भिखारिन जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। बेटी, क्या तुम कुंवारी हो? हाँ माताजी, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। तुम अगर मेरे बेटे से शादी कर लो तो हमें बहू मिल जाएगी और तुम्हें परिवार। भिखारिन तुरंत शादी के लिए तैयार हो गई। ममता का बेटा चेतन भी इतनी सुंदर बीवी को पाकर बहुत खुश हुआ। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा कोई नाम नहीं है। मैं तुम्हें माधुरी नाम से पुकारा करूंगा। चलो आज कहीं घूमने चलते हैं। तुम कहाँ घूमने जाना चाहती हो? हम गंगा घाट पर नहाने चलते हैं। यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, ऑटो वाला पहुँचा देगा। माँ, हम गंगा घाट पर जा रहे हैं। ज्यादा देर मत करना और जल्दी लौट आना, ठीक है? चेतन और माधुरी रात होने तक गंगा में मौज मस्ती करते रहे। अब हम दोनों यहाँ अकेले ही बचे हैं। रात बहुत हो गई है, हमें घर चलना चाहिए। माधुरी ने अचानक नदी में डुबकी मारी और बाहर निकली ही नहीं। माधुरी, माधुरी, कहाँ हो तुम? अब मजाक बंद भी करो। मैं यहाँ हूँ। लाल साड़ी पहने एक भयानक शैतान खड़ा था। तुम कौन हो? मैं ही माधुरी हूँ। शैतान चेतन को खींचकर पानी के अंदर ले गया। ममता सारी रात चिंता में बैठी रही। सुबह को कुछ लोग चेतन की लाश लेकर ममता के घर आए। चेतन का शरीर सफेद पड़ चुका था। डॉक्टर और इंस्पेक्टर भी आए। इसकी लाश भी रणदीप की लाश की तरह ही सफेद पड़ गई है और सारा खून निकल चुका है। रणदीप और चेतन के केस में कोई ना कोई लिंक तो जरूर है। दोनों केस में नई नई शादी हुई है और बहू गायब है। इंस्पेक्टर सुरेश अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसका छोटा भाई विपिन बहुत खुश है और उसके साथ एक सुंदर लड़की है। ये कौन है विपिन? भैया, ये अनुराधा है। इसका इस दुनिया में कोई नहीं है। ये मुझे बाजार में मिली थी। ये मुझसे प्यार करती है। हम दोनों ने शादी कर ली है। मुझे बिना बताए ही तुमने शादी कर ली। मुझे माफ कर देना भैया। कोई बात नहीं, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। भैया, हम लोग 2 दिन के लिए होटल सनटावर जा रहे हैं। ठीक है, जाओ। विपिन के जाने के बाद हवलदार पातीराम वहां आया। कहो पातीराम, कैसे आना हुआ? सर, मैंने रणदीप और चेतन के केस पर रिसर्च की। दोनों की शादी एक ऐसी लड़की से हुई थी जिसका ना कोई नाम था और ना ही कोई पता और ना ही माँ बाप। हत्या के बाद लड़की गायब हो जाती है। थाने में इस तरह के 5 केस और आए हैं। मैंने शादी की फोटो भी इकट्ठी की है। अरे नहीं, इसी लड़की से तो मेरे भाई ने शादी की है। जल्दी से होटल सनटावर चलो। सुरेश और पातीराम होटल पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। विपिन का शव होटल के कमरे में मिला। मैं उस लड़की को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। विपिन के 10वें में एक तांत्रिक भी आया।
जो सुरेश के परिवार को जानता था। तांत्रिक ने सुरेश से उसके भाई के मौत के बारे में बात की। क्या तुम मुझे उस लड़की की फोटो दिखा सकते हो? फोटो देखकर तांत्रिक ने कहा, ये कोई लड़की नहीं है, ये एक शैतान है जो लड़की का रूप धारण करके लड़कों को मारता है। लेकिन ये ऐसा क्यों कर रहा है? आज से 5-6 साल पहले सचिन नाम का एक लड़का था जो दिखने में बहुत सुंदर था। वो लड़की बनकर लड़कों से शादी करता और शादी के बाद उनका धन लूटकर गायब हो जाता। एक दिन एक आदमी को सचिन की असलियत पता चल गई और उसने सचिन की बहुत ही बेरहमी से हत्या कर दी। तब से सचिन की आत्मा शैतान बन गई है और आदमियों से बदला ले रही है। तो शैतान को मारा कैसे जाए? वो कानून की पकड़ में नहीं आ सकता। उसे मारने का एक ही तरीका है, नागराज। नागराज? हाँ, नागराज। मैं एक नागराज को जानता हूँ जो किसी का भी रूप धारण कर सकता है। अगर नागराज का जहर शैतान के अंदर चला जाए तो वो शैतान मर जाएगा। पुलिस ने शहर के उन परिवारों के घर जाकर पूछताछ की जहां किसी लड़के की शादी होने वाली थी। काफी पूछताछ करने पर एक घर ऐसा मिल गया जहां लड़के की एक ऐसी लड़की से शादी हो रही थी जिसका ना कोई नाम था, ना पता और ना ही माँ बाप। पुलिस ने लड़के को सारी कहानी बताई। नागराज ने उस लड़के का रूप धारण किया। सुहागरात वाले दिन नागराज लड़के के रूप में कमरे के अंदर पहुंचा और उसने दुल्हन का घूंघट हटाया। अंदर शैतान मौजूद था। आ जाओ मेरे दूल्हे राजा, मुझे तुम्हारा कब से इंतजार था। शैतान ने जैसे ही लड़के की गर्दन में दांत गाड़कर खून चूसा, नागराज का विष शैतान के अंदर पहुंच गया और शैतान उसी समय तड़पते हुए मर गया।